बच्चे हमेशा हवा में बातें करते हैं। खुद को किसी न किसी चीज में सबसे श्रेष्ठ साबित करने का उनमें जुनून होता है। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता, या फिर कम से कम मेरे शहर में तो ऐसा ही था। लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बच्चों के बीच हुई इस छोटी सी बहस इतने बड़े हादसे में बदल गई। तब के टाइम को याद करो तो ये एक दिन क्लासेस के बीच हुए ब्रेक के समय की बात है। मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था, खासकर मेरे दोस्त ब्रायन और रे के साथ, इसलिए हम हमेशा की तरह वही कर रहे थे। ब्रायन अभी तक का सबसे अच्छा प्लेयर था क्योंकि वो लंबा और ताकतवर था, लेकिन जब वो हार जाता तो उस बात का बतंगड़ बना देता था। उस दिन मुझे ठीक से तो नहीं याद कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन इतना जरूर याद है कि बॉल जाकर किसी को लगी थी। हैरल्ड जो बास्केटबॉल के पास बने बेंच पर बैठा हुआ था। आउच! ब्रायन को ज्यादा समय नहीं लगा हमारी क्लास के उसे लड़के के पास जाकर बात करने में। क्या तुम ठीक हो? हाँ शायद। क्या तुम देखकर नहीं खेल सकते ब्रायन? मैं देखकर ही खेल रहा हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है कि अगर तुम यहाँ बैठे हो तो हैरल्ड, क्या तुम कहीं और जाकर नहीं बैठ सकते? लेकिन मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। तो फिर हमें परेशान मत करो, यहीं बैठो और ये ध्यान रखो कि यहाँ तुम्हें लग सकती है। अपना मोबाइल कहीं और जाकर देखो। आज इसे इसकी जगह दिखा ही दो ब्रायन। हालांकि हैरल्ड हमारी ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी उससे बात नहीं की थी। मुझे उसके बारे में बस एक ही बात पता थी, और वो ये कि उसे एनिमे बहुत पसंद है और वो बहुत ही अकेला और शांत रहता था। लेकिन वो अपनी अजीबोगरीब दिखावट के लिए मशहूर था। डलती हुई त्वचा, लंबे काले बाल और हरी आंखें। और सिर्फ इसी वजह से जब वो उस बेंच से उठकर जा रहा था और जिस तरह जाते हुए उसने ब्रायन को देखा, उससे मैं बहुत डर गया था। हमने वापस से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक हैरल्ड उस जगह पर नहीं बैठा और मुझे सच में लगा था कि अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। सोमवार की एक सुबह, उस दिन के काफी वक्त बाद, हमारे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस क्लास में आई। बच्चों, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका सहपाठी ब्रायन कल रात से लापता है। और तभी से ये सब शुरू हुआ। पूछताछ, तलाशी, टीवी पर खबरें, ये सब बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाले और डरावना था। सबसे खराब बात ये थी कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त लापता था। चलो चलें। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे नहीं जाना रे। ब्रायन के बिना सब कुछ वैसा नहीं लगता। तो क्या तुम दोबारा कभी बास्केटबॉल नहीं खेलोगे? अब चलो आओ खेलते हैं यार। ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसे भूलने की कोशिश करो। ठीक है। जब हम बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचे तो हमने देखा कि हैरल्ड उसी बेंच पर बैठा हुआ था। किसी वजह से रे उसके पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरल्ड ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो घबराया हुआ नहीं लग रहा था। तुम्हें उससे मतलब? मेरा दोस्त कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है रे। ब्रायन अब यहाँ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बात करने की? पलक झपकते ही मेरा दोस्त हैरल्ड पर कूद गया और उसे मारने लगा। रे रुको! तुम चुप रहो। क्या तुम वाकई इस पागल को ये जो चाहे कहने और करने दोगे? मैं इस चूहे को छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ कौन है चूहा रे? और उसके बाद हैरल्ड आराम से हमारे सामने से निकलकर चला गया। मुझे लगा कि रे उसका पीछा करेगा, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। क्या तुम अब उठोगे? चलो चलकर मैम को बता। नहीं, हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। पूरे दिन क्लास खत्म होने से पहले तक मैं देख पा रहा था कि रे का गुस्सा परवान चढ़ चुका था, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं और कुछ नहीं कर सकता था सोचने के अलावा। आखिर ये क्या करने के बारे में सोच रहा है? कहीं इसकी एक गलती इसे किसी मुसीबत में न डाल दे। स्टीवन, हाँ? क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? अपने दिमाग से आइडिया निकाल दो। सिर्फ टीचर को बताते हैं और वो काफी रहेगा। तुम जानते हो कि इससे कुछ नहीं। मैं ये नहीं करूंगा। और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं जानता था कि मेरा दोस्त मार मार के हैरल्ड का भरता बना देगा, इसलिए जब उसने हमारे क्लासमेट का पीछा करना शुरू किया तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हाँ, एक वक्त ऐसा आया कि हम दोनों ही जंगल के बहुत अंदर तक जाने लगे। एक टहनी टूटने पर ही मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मेरा मतलब है कि अगर वहां कुछ हुआ तो। खैर, जब मैं रे को देखने के लिए मुड़ा तो वो वहां से जा चुका था। शिट! अब तुम कहां गए?
मैं दिशाहीन बस चलने लगा जब तक मुझे कुछ दूरी पर आवाजें सुनाई नहीं। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां से मेरे दोस्त की आवाजें आ रही थी। मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा हुआ था कि मेरी मौजूदगी का किसी को पता ना चले, लेकिन फिर भी ये उतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। हैरोल्ड एक छोटी सी गुफा में था और उसके बगल में दीवार से सटकर ब्रायन बैठा हुआ था। क्या हुआ? क्या तुम डर गए? या फिर मैं कहूं कि ब्रायन की सड़ी हुई लाश। हिम्मत भी मत करना। लेकिन सबसे ज्यादा घटिया बात यह थी कि हैरोल्ड के दांत गंदे थे। इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो। जैसे ही मैंने उसे सुना और मेरा शक यकीन में बदल गया, मुझसे और नहीं रहा गया। तुम बहुत बड़े पागल हो और अब तुम जेल में सड़ोगे। स्टीवन ऐसा नहीं होगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रायन के मास्क की बदौलत अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। क्या तुम पागल हो गए हो? हैरोल्ड एक और बार मुस्कुराया और फिर उसने मुड़कर मेरे दोस्त की तरफ देखा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं रे। ऐसा लगता है कि तुम ठीक थे। जैसे ही मैंने उसे सुना मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। रे ने फौरन मुझे मुड़कर देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी। तुम किस चीज में सही थे रे? कुछ सेकंड के लिए हम सब चुप थे। वो कुछ सेकंड ऐसा लगे जैसे कई घंटे हों। जैसे ही वो हंसने लगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ब्रायन सबसे ज्यादा ताकतवर था, तुम जानते हो ना। सबसे चुस्त, सबसे अच्छा। मैं चाहता था कि मेरा शरीर भी उसके जैसा बन जाए, इसलिए मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। तुमने? लेकिन इस बदजात ने जो मेरा था वो मुझसे छीन लिया और सब खराब कर दिया। ऐसा लगता है कि धमकियां तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, है ना हैरोल्ड? अब मुझे उन्हें सच करना पड़ेगा। अचानक रे हैरोल्ड की तरफ भागा और वो दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसे, मैं वहां से हिलना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे चल ही नहीं रहा था। और तभी मैंने रे को गुफा से बाहर आते हुए देखा। उसके चेहरे पर प्रतिशोध की भावना थी। उसे देखकर मैं भागने लगा। स्टीवन! उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उससे पहले उस जंगल से बाहर निकल गया, क्योंकि मैं सबसे तेज था। जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे पुलिस को सब बताने में वक्त नहीं लगा। अब रे को ब्रायन और हैरोल्ड के कत्ल के इल्जाम में जेल हो गई थी। मेरा परिवार और मैं दूसरी जगह रहने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जिंदगी जीना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हमारे स्कूल के सबसे मशहूर बुली ट्रेवर के हाथों मार खाकर घर जा रहा था जब मैंने किसी के पैरों की आवाज को मेरा पीछा करते हुए सुना। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा सा लड़का जिसके लाल रंग के बाल थे मेरे पीछे खड़ा था। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा मैं उसे पहचान गया। वो मेरे पसंदीदा सीरीज नारुतो का एक कैरेक्टर नागाटो जैसा लग रहा था। उसके भी लंबे लाल बाल थे और वो बहुत पतला था। मैं उसकी पतली सफेद रंग की शर्ट से उसकी पसलियां तक देख सकता था। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मैं उस लड़के को देखकर हैरान था और 1 मिनट तक कुछ कह नहीं पाया। वो धीरे से मेरे पास आया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है? क्या? नहीं, मैं तो बस अपने जूतों के लेसेस बंद कर रहा था। किसी और चीज की मदद? दूसरी कौन सी चीज? उसने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, भावहीन चेहरे से बस मुझे देखता रहा। अब मैं अपनी उत्सुकता और नहीं रोक पा रहा था। क्या तुम भी नारुतो के फैन हो? नारुतो नहीं, नगाटो। तुम जानते हो ना कि वो असली में नहीं है? मेरे लिए वो है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? मैं सच में नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ट्रेवर, क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहते? क्या तुम्हें बदला नहीं लेना? तुम्हें ट्रेवर के बारे में कैसे पता? तुम हर बार गलत सवाल ही पूछते हो। ऐसा कहते हुए वो बाएं ओर बनी पतली अंधेरी गली में जाने लगा। मैं चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता कि मुझे उससे डर क्यों नहीं लगा। वो काफी अजीब था, उतना ही अजीब जितना कोई लग सकता है अगर कोई काल्पनिक कैरेक्टर के जैसे बनकर सड़कों पर घूमे। लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे गया। तुम कहाँ रहते हो? जंगल में। क्या तुम अकेले रहते हो? मैं कभी अकेला नहीं रहता, मेरे साथ दर्द हमेशा रहता है। अब वो बात भी नागाटो की तरह ही करता रहा। उसे ऐसा कहते हुए सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसा था जैसे कोई सपना सच हो गया हो। वो रुका और उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा।
जिन्हें सच्चा दर्द महसूस नहीं होता वो कभी असली शांति का अनुभव नहीं कर सकते। ट्रेवर को कभी दर्द का एहसास नहीं होगा जब तक उसे महसूस ना करवाया जाए। लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊंगा? तुम्हें उससे अपने स्कूल के पीछे बने जंगल तक बहला फुसला कर लाना होगा। मैं वहां इंतजार करूंगा। अब जाओ अपने घर। वो उस गली की ओर आगे गया और फिर अंधेरे में कहीं खो गया। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये हुआ क्या है अभी? क्या मैं सपना देख रहा था या वाकई नगाटो जैसे दिखने वाला एक लड़के ने मुझे अपने बुली से बचाने के लिए मदद करने को कहा? अगले दिन मैं बहुत उत्साह के साथ स्कूल गया। आज ही वो दिन था जब मैं आखिरकार अपना बदला ले पाऊंगा। मेरा प्लान बहुत ही सिंपल था। जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं ट्रेवर से जाकर पंगे लूंगा और फिर जंगलों की तरफ भागूंगा। ट्रेवर पागल मेरा पीछा करेगा और मेरा दोस्त नगाटो वहां उसे सबक सिखाने का इंतजार कर रहा होगा। मैं स्कूल गया और चुपचाप किसी से बात किए बिना अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। ट्रेवर हमेशा की तरह नए बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था और किस्मत से उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया। जैसे ही आखिरी बेल बजी और सभी बच्चे स्कूल के कॉरिडोर में आए, मैं सीधा ट्रेवर के पास गया। वो कोने में अपने बदमाश दोस्तों के साथ खड़े होकर हंस रहा था। हे ट्रेवर, देखो तो आज किसमें हिम्मत आ गई है। बोल बच्चू से। मैं बस तुम्हें कहना चाहता था कि कैसा घटिया चेहरा है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन दरअसल तुम भी उन डरपोक बच्चों में से हो जिन पर जब उनके डैड चिल्लाते हैं तो वो अपना बिस्तर गीला कर देते हैं। मैं तुमसे नहीं डरता बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद मैंने उसके मुंह पर थूका और भागने लगा। सुअर के बच्चे। मुझे अपने पीछे ट्रेवर के पैरों की आवाज आने लगी। हो सकता है कि वो ताकतवर हो, लेकिन मैं उससे ज्यादा तेज था, बिल्कुल एक चीता की तरह। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं जंगलों के अंदर नहीं पहुंच गया। आखिरकार जब मैं रुका तो मुझे अपने चारों ओर घने पेड़ दिखने लगे। चिड़िया चहचहा रही थी, उल्लू भी आवाजें कर रहे थे, लेकिन नगाटो कहाँ था? कुछ सेकंड्स के बाद ट्रेवर भी भागकर आ गया और जब उसने मुझे देखा तो वो रुक गया। हाँफते हुए लेकिन फिर भी मुझे डराते हुए उसने कहा, ये सब तमाशे से तुमने खुद को और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगा। तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। मेरी आंखें बेसब्री से नगाटो को ढूंढने लगी। कहाँ है वो जब मुझे उसकी जरूरत है? मैंने पूरी जान लगाते हुए उसे आवाज लगाई। वो यहाँ आ गया है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तुम किसे बुला रहे हो? भगवान को। वो तो पक्का तुम्हें बचाने नहीं आने वाले। ट्रेवर मेरे ऊपर कूदा और उसने कसकर मेरे मुंह पर मुक्का मारा। मैं जमीन पर जा गिरा और मेरी नाक से खून बहने लगा। फिर उसने मुझे पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेचारा जस्टिन अपने पुली के आगे खड़ा तक नहीं हो पा रहा। ट्रेवर मुझे बार बार बेइज्जत किया जा रहा था और मैं इस कगार पर था कि कभी भी बेहोश हो सकता था। और फिर तभी मैंने उसे, वो ठीक ट्रेवर के पीछे खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं गया। नगाटो, तुम आ गए? क्या? ट्रेवर ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और उसके बाद अपने पीछे। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन है नगाटो? वो मेरा दोस्त, वो तुम्हें दर्द का एहसास करवाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो ट्रेवर। ट्रेवर ने एक बार फिर अपने आसपास देखा और फिर ऐसे हंसने लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुनाया हो। क्या तुम इस भ्रम में हो कि कार्टून का कोई काल्पनिक कैरेक्टर तुम्हें बचाने आएगा? हे भगवान, तुम कितने बड़े डरपोक हो। नगाटो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं कंफ्यूज था। ट्रेवर उसे देख क्यों नहीं पा रहा था? वो तो ठीक वहीं खड़ा था। नगाटो ने मेरी तरफ देखा और फिर पास पड़े एक पत्थर की तरफ देखा। उठो, उठो, उठो और उस पत्थर को उठाओ। क्या? ये तुम क्या? उस पत्थर को उठाओ और फाड़ दो इसका सर। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो उसे तुम्हें खुद लेना होगा। अब उठो। मैं देख सकता था कि ट्रेवर हैरान हो रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि मैं पागल हूं और किसी काल्पनिक इंसान से बातें कर रहा हूं। ठीक है, अब बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें बहुत। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, मैंने जमीन से उस पत्थर को उठाया और जितनी जोर से हो सकता था उसे उसके सर पर दे मारा। उसके सर के फटने की आवाज ने मुझे बहुत सुकून दिया। उसका बड़ा और मोटा शरीर जमीन पर जा गिरा। ट्रेवर अब हमेशा के लिए शांत हो गया था। मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म से मिट्टी झाड़ी और नगाटो की तरफ देखा। वो अपने उसी भावहीन चेहरे के साथ वहां खड़ा था। यहां किनारे पर एक नदी है।
वहां जाकर ये पत्थर फेंक दो और अपने घर चले जाओ। अगर तुमसे कोई पूछे तो उन्हें कहना कि ट्रेवर ने तुम्हें मारा और तुम किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भाग गए। उन्हें बताना कि तुमने ट्रेवर को किसी आदमी के साथ जंगलों में जाते हुए देखा था और उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं पता। ठीक है, कब मैं दोबारा तुमसे कब मिल सकता हूं? जब सही समय होगा। ये नफरत ही हमें जोड़ कर रखेगी। 3 साल हो चुके हैं, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं। मैंने उसके बाद से नकाटो को नहीं देखा। पुलिस को ट्रेवर की लाश 2 दिन बाद मिली। उन्होंने हर बच्चे से उस दिन के बारे में पूछा जब ट्रेवर गायब हुआ था। बहुत से बच्चों ने बताया कि किस तरह ट्रेवर उन्हें धमकाता था। मैंने भी उन्हें वही बताया जो नकाटो ने मुझे कहने को कहा था। वो केस और कुछ महीनों तक चला। बहुत से लोग उस आदमी को कोसते रहे जिसका हुलिया मैंने पुलिस को बताया था और जो ट्रेवर को जंगलों में लेकर गया था, लेकिन कातिल कभी नहीं मिला। स्कूल के बहुत बच्चों को इस बात से खुशी मिली कि ट्रेवर अब नहीं रहा। उसके पेरेंट्स ने शहर छोड़ दिया और ये रहस्य राज बनकर रह गया। मैं इस बात से अब तक हैरान हूं कि उस दिन ट्रेवर को नगाटो क्यों नहीं दिखा। मैं जानता हूं कि वो असली नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत असली है। किसी का रिश्ता टूट जाना एक इंसान की जिंदगी का बहुत दुखी समय होता है, खासकर तब जब हम बहुत छोटी उम्र में होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इस दर्द को जानती हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे सबसे पक्के दोस्त के साथ हो चुका है, जिसका हाल ही में अपनी पागल गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता टूटा है। हे, बुरा मत महसूस करो। तुमने जो किया ठीक किया। मोरिया के साथ अब चीजें हद से ज्यादा हो रही थी। मैं जानता हूं एमी, लेकिन मैं उससे बहुत मिस करता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी भी दोबारा एक साथ हो पाएंगे? ये तो बस वक्त ही बता सकता है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने सही किया। वो लड़की पागल थी। शायद उसे कुछ वक्त की जरूरत है और खुद को जानने की भी। ये तुम दोनों के लिए ही अच्छा है। मैं जानती हूँ कि इसके बाद तुम दोनों एक साथ आ जाओगे। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मैं जानती हूँ ऐसा होगा। हे, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इस हाल में होते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे घर नारुतो देखने के लिए आ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम इससे खत्म करने ही वाले थे और फिलहाल तुम अपने लिए ये कर सकते हो कि तुम अपना ध्यान भटका लो। लेकिन ये सीरीज तो मैं उसके साथ देख रहा था। हाँ, लेकिन मेरी तरह उसने भी इसे देख लिया होगा। तुम इसे मेरे साथ देखकर खत्म कर सकते हो और जब भी तुम्हारी उससे बात हो तो तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक भी होगा। तुम सही कह रही हो एमी। मेरा इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अरे जाहिर है यार, दोस्त होते किस लिए हैं। उसके बाद दिन बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगा। स्कूल के बाद लगभग हर दिन वो मेरे घर आता और हम एक साथ नारुतो देखते। उसे अभी भी मोइरा की पड़ी थी, लेकिन मैंने उसे रोक कर रखा और कहा कि आज नहीं तो कल वो खुद आकर उससे बात करेगी और चाहे अच्छे के लिए या बुरे वो वापस आई। मुझे मोइरा सड़क पर दिखने लगी, मुझसे बहुत दूर। किसी को भी लगेगा कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन फिर वो मुझे काफी दिखने लगी और हर बार वो मेरे और करीब आ गई। वो मुझे अलग अलग जगहों से गुस्से भरी नजरों से देख सकती। मैं बस ऐसा बर्ताव करती थी जैसे मैंने उसे नहीं देखा और निकल जाती थी। काफी दिनों बाद मैं अचानक बेहोशी के हाल में उठी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं कुर्सी पर बैठी थी। टीवी पर नारुतो का एक एपिसोड पॉज किया हुआ था। मैं उठने के लिए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। मुझे बांधा हुआ था। मुझे अपने पास किसी के सांस लेने की आवाज आने लगी और मैंने धीरे से अपना सर घुमाया। ओह, तो तुम उठ गई। मोइरा मेरे बगल में बैठी हुई थी। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी और घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। उसने नारुतो को एक कैरेक्टर सकुरा की तरह रेड रंग के कपड़े पहने हुए थे। टेट भी दूसरी कुर्सी पर मेरे साथ बंधा हुआ था। तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है, तो यहीं बैठकर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने के बारे में सोचा था? हाँ मोरिया, बस करो। इसमें कोई लेना देना। मुंह बंद रखो मोरिया। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हमेशा से मेरे एक अच्छा दोस्त था, है और रहेगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरे यकीन करो। हाँ, क्यों नहीं। शिनिगामी ने मुझे कहा था कि तुम यही कहोगी। कौन? शिनिगामी नारुतो में मौत का दानव है। ये पागल हो गई है। मुंह बंद रखो तुम दोनों अपना। कुछ दिन पहले जब मैं अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी तो शिनिगामी ने मुझे एक संदेश भेजा और मेरी मदद की। उसने मुझे सच बताया। उसने मुझे चाबी भी दी, तुम्हें वापस पाने की चाबी। हमें जबरदस्ती बांध कर रखना वो चाबी है। मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था ना। तुम जानते हो कि हम क्या करेंगे। हम नारुतो का एक एपिसोड साथ में देखेंगे। मोरिया बड़ी सी मुस्कान के साथ जमीन पर बैठ गई और उसने नारुतो का एपिसोड चलाया।
क्या ये वही लड़की थी जिसने 5 सेकंड पहले ही मुझे थप्पड़ मारा था? जैसे ही वो एपिसोड शुरू हुआ आप बता नहीं सकते थे कि ये वही लड़की थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो बस हमें देखती रही। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखें हमसे हटा ही नहीं पा रही हो। वो बस हमें पागलों की तरह देखती रही, हमारे शरीर का एक एक अंग। वो एपिसोड खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड्स ही लगे हों। मोरिया खड़ी हुई और उसने अपनी जेब से एक कुनाई निकाली और मेरे पास आई। इस सीरीज में सकुरा इस हथियार का इस्तेमाल करती है, क्या तुम्हें पसंद आया? मोइरा मुझे देखते हुए उस कुनाई से खेलने लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो रस्सी उसने बांधी है वो ढीली है और नारुतो का एपिसोड देखते हुए मैं उसे खोलने में कामयाब हो गई हूँ। जब उसका ध्यान मुझ पर नहीं था तो मैं खुद को खोलकर उस पर झपट गई और उसके हाथ से कुनाई छीन लिया। मैं टेट के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ लिया और मुझे गिरा दिया। मैंने उसके सर पकड़ा और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पहले ही कोशिश में मैंने टेट को भी खोल दिया, जो भागते हुए पुलिस को बुलाने गया। इतने में मैंने कुनाई उसकी गर्दन पर रखी और उसे हिलने से मना कर दिया। जैसे ही पुलिस उसे लेकर गई, जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। टेट शर्मिंदा हो गया और उसने मुझे गले लगा लिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो टेट को पाने का मेरे पास कोई मौका नहीं है? हाँ जरूर, वो तुम्हें देखने के लिए बेकरार है। वो बस यहां नहीं आना चाहता था। मैं बहुत ही उत्साहित हूं। शिनिगामी ने मुझे कहा था कि ये सब जरूर होगा। क्या वाकई? हाँ, जो कुछ भी उसने मुझसे कहा वो सच हुआ। उसी ने मुझे कहा था कि मैं नारुतो का वो एपिसोड देखूं। उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी रस्सी ढीली बांधूं और तुम्हें मुझसे पकड़ने दूं। उसने मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, और ये भी कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी टेट मेरे पास वापस आ जाएगा। वाह, लगता है शिनिगामी तो बहुत ही समझदार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एमी। मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया। शिनिगामी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं। मैंने ये सब प्लान नहीं किया था। तुम किस बात पर हंस रही हो? क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो। तो क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ जरूर। मेरी जान, शिनिगामी जैसी कोई चीज नहीं थी। जो तुम्हें संदेश भेज रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं, दूसरे नंबर से। मैं समझी नहीं। टेट बहुत दुखी था। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कभी ना कभी तुम दोनों वापस मिल ही जाते। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी उसके साथ रहने की। अब मेरी बारी थी। मैंने तुम्हें अपने घर का पता दिया। मैंने तुम्हें हमें नारुतो देखने को कहा। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे मैंने प्लान किया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि टेट तुमसे नफरत करता है और तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। और यह भी बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि मैं तुम्हें टेट और मेरी शादी का निमंत्रण देने आई थी, जो कुछ ही महीनों में है। तुम मुझे लगता है कि मैं अब आखिरी बार उससे मिलने आई थी। हे, चिंता मत करो। तुमने वो किया जो तुम कर सकती थी। मुझे बहुत साल पहले ही उस पर से विश्वास उठ गया था। लेकिन मैं चाहती थी कि वो ठीक हो जाए ताकि तुम दोनों एक दूसरे के टच में रह सको। तुम बहुत ही अच्छी हो एमी। चिंता मत करो। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है।